हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सीटेट 2022 का पेपर है जो ऑनलाइन आपके एग्जाम हुए थे। ओके ना? चलिए, सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप लोग ये क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 199 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। सीटेट का थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई करना है तो ये पीडीएफ जरूर से जरूर ले लेना। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से जो है पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनना है आपको। जो ग्रुप लीडर होते हैं तो वो जिम्मेदारी जो होती है ग्रुप लीडर की कौन कौन सी होती है। पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, या अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, या विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, या जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना, या जो साथी बीमार हों उनका ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं ग्रुप लीडर की, ये आपको बताना है। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट यूपीटेट एग्जाम की जो है अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखना, जो पहला आपका है कि बाकी सदस्यों की जो है सामान उठाने में सहायता करना, बिल्कुल सही बात है, ग्रुप लीडर का ये कार्य है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये वाला आपका नहीं होगा, ये सही हो जाएगा कि विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ये ग्रुप लीडर का कार्य होता है। उसके बाद डी वाला नहीं होगा, ई वाला आपको सही हो जाएगा कि जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ए सी ई आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कक्षा जो है 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए है। यहाँ पे देखिए, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए कितने सेंटीमीटर, या कितने किलोमीटर, या कितने मीटर होनी चाहिए, बताइए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोग जवाब देंगे सब लोग। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया है, 110 मीटर दिया गया है। और फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की जो वास्तविक दूरी है उसको आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम दूरी निकालेंगे, फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की वास्तविक दूरी। तो यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे दिया गया है 110 मीटर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1078 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना निकल के आ जाएगा, 1.078। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। एक जो है ये प्रश्न आता है, ये वाला। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के जो है तटवर्ती हैं। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी जो है अरब सागर का तटवर्ती है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका सही कथन है ये वाला कि पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का जो है तटवर्ती है। ओके, देखिए, अरब सागर के जो तटवर्ती राज्य होते हैं, जितने भी जैसे समुद्री राज्य हैं, जैसे गोवा हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, ये आपके क्या है, सब अरब सागर के तटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा का जो है पहचान करना है आपको। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित आपको जो है गलत धारणा की पहचान करना है।
64 का जवाब दीजिए सब लोग। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, यह एक सामाजिक ढांचा है, वह प्रकृति में जो है गतिशील है। तो लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की आपको पहचान करना है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये कि यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। 64 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? बताइए वो कौन से राज्य हैं जहाँ पे जो है तेल होता है, या तेल क्षेत्र राज्य हैं, कौन से हैं आपको बताना है। 65 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको जो है कंटेंट मिलता रहेगा, जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो देखिए, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये आपके जो हैं तेल क्षेत्र राज्य हैं। यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों या वर्णों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जो है जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। श्रीनगर के अधिकतर जो है लोग हाउस बोटों में रहते हैं। तो सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका कथन है कि लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ओके, अब यहाँ पे बी वाला आपका सही मतलब गलत है। ओके, और सी वाला आपका जो है बांस के खंभों पर जो बनाए जाते हैं वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाए जाते, वो बनाए जाते हैं असम राज्य में, असम राज्य में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये आपका सही होगा, सी वाला। ठीक है, ए और सी। श्रीनगर में अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ए और सी आपका सही होगा, तो चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। आवाज़ से प्रश्न आया करते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं कौन? बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, या सुनीता विलियम्स, या कर्णम मल्लेश्वरी। 67 का जवाब दीजिए। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रॉन्ज यानी कि कौन सा के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कौन से कथन आपके सही हैं। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग कर रहे हैं, या ब्रॉन्ज का रंग चमकीला होता है। ब्रॉन्ज को कॉपर और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। ब्रॉन्ज को जो है बनाने में उपयोग किया जाने वाला तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो सही कथन आपके कौन से हैं ये आपको बताना है। चलिए, यहाँ पे देखना, जो पहला वाला है ये आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ए और डी आपका सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, या दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता, या केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, या एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बताइए सब लोग, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कथन सत्य है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे डियर, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम वीडियो में लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो यहाँ पे देखना, जो परिवार के संदर्भ में जो आपका कथन सत्य है ये चौथा वाला, कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नए काम की तलाश में लोगों का जो है मौसमी आवागमन कहलाता है। विस्थापन, आप्रवास, या ऋतु प्रवास, या खाना बदोशी। 70 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है क्या? वह कहलाता है ऋतु प्रवास। क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। 70 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटुर गूं करता है, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल क्या है? वो कौन सी जो है पक्षी है? फाख्ता, कबूतर, कोयल, वसंत गौरी? बताइए सब लोग। फिर से आप पहेली को पढ़ सकते हैं। 71 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे जो पक्षी होगी सभी को पता है, कबूतर। ठीक है, गुटुरगू की आवाज़ से आप जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के जो है विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से जो है मधुमक्खियों के बारे में कथन सही हैं, ये आपको बताना है। जैसे किसी शहर के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। अगला क्या है कि किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। तो सही कथन कौन कौन सा है ये आपको बताना है। 72 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं। बताइए सब लोग भाई, 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखना, मधुमक्खियों के बारे में जो आपका सही होगा कि किसी शहर के छत्ते में केवल कुछ ही जो है नर मधुमक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। और किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी जो है होती है जो अंडे देती है। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा A व B आपका सही होगा, A व B। ठीक है, और C D आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, A व B। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है? जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, या मानसिक सतर्कता, या भावनात्मक परिपक्वता? क्रैश कोर्स की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज कर सकते हैं। एक ही बार में क्वालिफाई कर सकते हैं आप सीटेट एग्ज़ाम को। निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है? बताइए सब लोग, आंसर देंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, जीतना जो है खेलकूद का लक्ष्य नहीं है। 73 का A आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है 1.2%, 2.7%, या 5.2%, या 3.2%? तो पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है कितना? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है कितना? तो 2.7% है पृथ्वी पर उपलब्ध जो है ताजे जल का परसेंट। यहाँ पे C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी से, कटहल से, कद्दू से, या हाथी चक वाजांगरा से? बताइए। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं लौकी से। किससे बनाए जाते हैं? लौकी। ओके, नैशोशन सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि? बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा? सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए जवाब देंगे सब लोग। सीखने के रूप में जो है आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है आत्म प्रतिबिंब, और जो है योगात्मक आकलन, और आपका रचनात्मक प्रतिपुष्टि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे C नहीं होगा, सहकर्मी आकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे A B D आपका सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला। चलिए,
कक्षा 5 के छात्रों के लिए जो है ईवीएस के पाठ्यचर्चा में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद या घर, स्कूल या पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। 77 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्चा में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए क्या क्या, तो पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह है पोर्टफोलियो या उप व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड या रूब्रिक या संचय रिकॉर्ड। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों और समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह है क्या, वह है पोर्टफोलियो। क्या है, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, ईवीएस के एक जो है एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि, क्या कारण है भाई, बताइए सब लोग। ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि जो है यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। ओके, यहाँ पे ई वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, शिक्षक, छात्र या पर्यावरण या माता पिता। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। बताएंगे सब लोग। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, तो पर्यावरण बनना चाहिए। ओके, 80 का यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है कौन सा। बताइए सब लोग, प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है। 81 का जवाब देंगे सब लोग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है, तो वो आपका है कि न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। यहाँ पे 81 का जो आपका सही होगा, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को जो है थीम याद रखने में मदद मिलेगी, या पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी, या कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी, या पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। 82 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। थीम जो है पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को क्या होगा, इससे विद्यार्थियों को कक्षा के जो है अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही हैं। वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना, या कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग, या अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति या अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। 83 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए अब जो और आपकी क्लासेस होंगी, आने वाली क्लासेस बहुत ही ज़बरदस्त होगी, तो आप लोग जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और अब बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, और क्रैश कोर्स लिए हैं तो उसे कंप्लीट करिए। अगर उसे आप कंप्लीट कर लिए और मेरी क्लास देख लिए तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सीटेट में बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। तो अभी के भी उसको भी ज्वाइन कर लेना। 83 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट ज्वाइन करें। चलिए यहाँ पे देखिए जो आपका सही होगा डियर, कौन सा सही हो जाएगा बताइए सब लोग। ऑप्शन देखिए, ये आपका जो सही होगा ये वाला,
बी वाला और डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तड़ी जो है पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, या तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा दी गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को जो है सूचित करता है? संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक या मनोप्रेरणा या संवेगात्मक? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे डियर, प्रश्न को पढ़ सकते हैं फिर आप जवाब देंगे। ये जो है किसके विकास को, किस उद्देश्य के विकास को सूचित करता है? तो ये सूचित करता है संज्ञानात्मक विकास के उद्देश्य को। ओके, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे जो है उपयुक्त रूप में परिभाषित करता है? स्थायी, एक दिशा विषयक या वस्तुनिष्ठ या अनुभवजन्य? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे देखिए 85 का जो आपका सही होगा अनुभवजन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? अनुकूलित प्रतिक्रिया, या जो है अनुकूलित प्रतिक्रिया, या अनुकूलित उद्दीपन, या जो है अनुकूलित उद्दीपन? दोनों सेम सेम है, बताइए भाई सब लोग। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर सही होगा ये वाला, पहला वाला, अनुकूलित प्रतिक्रिया। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी की खेल में बच्चों को पौधे की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं? सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान, या बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना, या बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, या बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बी आपका सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला बी और सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। सही कथनों को चुनिए। एनसीएफ 2005 तक कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। कक्षा 1 और 2 के लिए जो है कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। ईवीएस वह विषय है जो केवल कक्षा 4 और 5 को पढ़ाया जाता है। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर सही होगा केवल बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए केवल बी, तो तीसरा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण किसमें आरंभ होता है? कक्षा 3, 4, 5 या 1 और 2 में किसमें प्रारंभ होता है? फटाफट आंसर करेंगे। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। 89 का पहला आपका सही हो जाएगा, कक्षा 3 में आरंभ होता है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप लोग इसका आंसर 90 का जो भी राइट आंसर हो, ठीक है ना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएंगे, जो भी क्लासेस आएँ, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं शाम 7 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।